नमस्कार दोस्तों। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हमें केवल एक ही धमकी देता है, चाहे पाकिस्तान का विदेश मंत्री हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ही क्यों ना हो, केवल एक धमकी निकलती है कि आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान का बड़ा खतरनाक तरीके से वॉर शुरू होता है और इस वॉर के अंदर भारत जीतता हुआ पाया गया और हमारा अस्तित्व अगर खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दिया, तो हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन होगा बिना किसी बात को सोचे समझे भारत के शहरों को चुन चुन कर उनके ऊपर परमाणु हमला करना। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इस पाकिस्तान के पास में ऐसे कितने खतरनाक परमाणु हथियार मौजूद हैं जिसे लेकर ये बार बार धमकी देता है। अच्छा, इसने परमाणु बनाया क्यों था, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में अगर परमाणु जंग का खतरा मंडराता है या फिर परमाणु जंग की शुरुआत हो जाती है, तो एक एक परमाणु गिरने पर कितना भयानक नुकसान होगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंपैरिजन भी करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी की पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा भारत के बारे में जानिए कि भारत ने परमाणु बनाया क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान को तो कुछ ना कुछ खतरा लगा होगा, भारत को ऐसा क्या खतरा लगा कि इसने परमाणु बनाया था। ये बात शुरू होती है 1947 से, यानी भारत की आजादी हुई। भारत को जैसी आजादी मिली उसके कुछ समय बाद भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिसकी नींव रखी गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब की तरफ से। ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहलाते हैं। इनकी तरफ से नींव रखी गई और शांतिपूर्ण तरीके से भारत अपनी परमाणु नीति के ऊपर काम कर रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ भारत और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसे आप जानते हैं अक्साई चीन की जंग थी, 1962 की जंग। इस जंग के दौरान हमारे पास जो हथियार मौजूद थे वो थे कमजोर हथियार, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान के हथियार हमारे पास में थे और अंग्रेजों के समय के हमारे पास हथियार थे, पर हमारे पास कोई आधुनिक हथियार मौजूद नहीं था। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पास में बड़े खतरनाक वाले आधुनिक हथियार मौजूद थे और इसी वजह से भारत और चाइना का जो जंग हुआ, उस जंग के अंदर भारत हार गया और चाइनीज सैनिक यहाँ पर जीत गए। ये जीते ही थे कि इसके 2 साल बाद हमारे पड़ोसी देश चाइना ने क्या किया, परमाणु का परीक्षण कर डाला। 1964 के अंदर जो है शिनजियांग प्रांत के अंदर इसने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण करने के साथ ही ये दुनिया का 5वां परमाणु संपन्न देश बन गया। अब भारत के अंदर हल्ला बोल होने लगा। भारत के कई सारे राजनेता बड़े चिंता में पड़ गए, भारत की सेना तक चिंता में पड़ गई कि इसके पास उस समय परमाणु हथियार मौजूद नहीं था, फिर भी इससे हम युद्ध नहीं जीत पाए, हम युद्ध हार गए क्योंकि इसके पास आधुनिक हथियार मौजूद थे। और अब इसके हथियारों के अंदर क्या शामिल हो चुका है, अब इसके हथियारों के अंदर शामिल हो चुका है परमाणु, यानी ये और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। भारत के आसपास की भूमि को और भी ज्यादा ये कब्जे में लेने की कोशिश करेगा और अब हमें ऐसा कोई हथियार बनाना होगा जिससे चाइना हमारे ऊपर अटैक करने से 10 बार सोचे। और तभी भारत ने अपने कार्यक्रम पर जोर लगाया और क्या किया, परमाणु बनाने की शुरुआत करी। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ने परमाणु बनाया, वो हमारा दुश्मन बन चुका था और इसीलिए भारत को जरूरत थी कि वो भी क्या करे, परमाणु हथियार बनाए। अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान ने परमाणु क्यों बनाया। पाकिस्तान ने परमाणु इसलिए बनाया क्योंकि पहले तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को भारत ने देश भी नहीं स्वीकारा, उसके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारा और कई सारी चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में पहले से ही तनाव बना हुआ था। अब समय आ गया था 1971 का। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खतरनाक जंग हुई और इस जंग के दौरान पाकिस्तान का हो गया टुकड़ा, यानी पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। अब पाकिस्तान के मन में सवाल आने लगा कि भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसके पास हथियार भी ज्यादा खतरनाक है और हमारी सेना भी बड़ी खतरनाक है। अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा
और हम इससे कभी युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आने वाले समय में भारत हमारे ऊपर अटैक नहीं करे और अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। अब ये इधर सोच में पड़ा ही था कि 1974 में भारत ने कर दिया परमाणु परीक्षण। अब बुरी तरीके से पाकिस्तान की दुनिया हिल गई कि भाई साहब अब क्या करें, क्योंकि पहले तो इसके हथियार और सैनिक ही नहीं जीतने दे रहे थे और अब इसने तो परमाणु भी बना लिया। अब हम क्या करें। अब इसी बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो रहा था पाकिस्तान, क्योंकि 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया गया तो दुनिया में बड़ा खतरनाक तहलका मचा था कि एशिया की दूसरी कंट्री बना है भारत जिसने परमाणु परीक्षण किया और परमाणु संपन्न बना है। भाई इधर ये सारी चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतना बुरी तरीके से बौखला गया कि इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। इसने स्टेटमेंट दिया कि चाहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, पाकिस्तान की जनता भूखी ही क्यों ना मर जाए, चाहे हमें घास की रोटी ही क्यों ना खाना पड़े, पर हम परमाणु जरूर बनाएंगे, परमाणु संपन्न देश जरूर बनेंगे। अगर हमारे पास भी परमाणु हुआ तो हमारे ऊपर भारत अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। और अंततः 1998 के आते आते 1998 में भारत ने अपना सबसे खतरनाक परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण यानी रेगिस्तान वाले इलाके में, और उधर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चंगाई वाले इलाके में परीक्षण करके दोनों के दोनों देश क्या बन गए, परमाणु संपन्न देश बन गए। और अंततः दुनिया में जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं उनकी लिस्ट में यह शामिल हो गए। पाकिस्तान ने जो परमाणु बनाया है ना वो पूरा का पूरा चाइनीज बेस्ड है, यानी कि जो मिसाइल परमाणु लेकर जाती हैं उस मिसाइल का जो अगर हम लोहे के कवर की भी बात करें वो तक चाइना ने बनाया, आगे लगने वाला डेटोनेटर उसने दिया, परमाणु के फ्यूजन वगैरह यानी जितना भी विखंडन होता है हर प्रकार के जो रिएक्टर है सब चीजें उसने दी है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एज इट इज छाप दिया है पाकिस्तान ने, कहां से लेकर चाइना से लेकर ये सारी चीजें करी है। अब आप देखो अगर आज की हम बात करें तो आज दुनिया में लगभग 9 देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रशिया का क्योंकि सबसे ज्यादा परमाणु इसके पास में है, फिर अमेरिका, फिर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने एक साल में 20 परमाणु और ज्यादा बढ़ा लिए। हमारे पड़ोसी देश के पास 620 परमाणु हथियार मौजूद है, फ्रांस के पास 370, ब्रिटेन के पास, और भारत का अगर हम देखें तो 2025 के अंदर 180 थे और 2026 के अंदर 190 हो गए हैं। ये सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आज भी वही है। अब देखो जरा पाकिस्तान वालों किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है, फिर भी तुम हम धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो भाई साहब कुछ भी। इजराइल की बात करें तो 90 इसके पास में है, उत्तर कोरिया के पास में भी है। इसके अलावा कहा जाता है कि भाई अफ्रीका के पास में भी परमाणु हथियार मौजूद है ना, अफ्रीका के पास में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। और दुनिया के और भी कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हो सकते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है और सऊदी अरब भी शामिल है। आगे अब हम इनका कंपैरिजन जाने उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो ये लिखिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अब आप जरा ये देखिए कि अगर दुनिया में कहीं परमाणु गिराया जाए तो कितना भयानक तबाही आ सकती है, कितना नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाली हूं जिसका नमूना दुनिया ने ऑलरेडी देखा है। ये आप देखिए, अगर हम परमाणु विस्फोट की बात करें तो 15 किलो टन का गुब्बार इतना उड़ता है, और अगर 120 किलो टन की बात करें तो उसका गुब्बार इतना उड़ता है। यानी आप देख सकते हैं कि यह परमाणु का गुब्बार कितना खतरनाक होता है। अच्छा, परमाणु बम होते कितने प्रकार के हैं, तो परमाणु बम होते हैं केवल 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है फिजन और दूसरा आता है फ्यूजन। पहले आप फिजन के बारे में जानिए कि ये किस प्रकार का होता है। फिजन की अगर हम बात करें तो इसे एटॉमिक बम कहते हैं, और इस एटॉमिक बम का गुब्बार ऐसा उड़ता है अगर ये किसी भी शहर के ऊपर गिरा दिया जाए। अब इसका जीता जागता उदाहरण है जापान के अंदर जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था 6 अगस्त 1946 में हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो बम गिराया गया था वो बड़ा भयानक यहाँ पर गिरा था, यानी भयंकर तबाही इसने मचाई थी। और जब यह गिरा था तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा हुई और
कई किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से बंजर बन गया था। 1,40,000 लोगों की मौत जो है तुरंत हो गई थी। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये अगर आप कभी जापान के हिरोशिमा शहर में घूमने के लिए जाएंगे ना, तो आपको ये खंडर दिखाई देगा। ये वही इलाका है जहां अमेरिका ने बम गिराया था और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडर बन गई। यानी आसपास के इलाके को डेवलप कर दिया गया है, पर इससे केवल छोड़ दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी देखे कि भाई अमेरिका ने किस प्रकार से हमला किया था। अब आप जरा यह समझिए कि अगर किसी क्षेत्र में परमाणु गिरा दिया जाए तो कितना भयानक यहाँ पर नुकसान होगा। आप मानिए ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर गिरा दिया गया है परमाणु बम। जैसे ही शहर के ऊपर, मान लीजिए कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर हमने परमाणु बम गिराया, ये शहर है जिसके ऊपर परमाणु बम गिरा है। जैसे ही परमाणु यहाँ गिरेगा तो इस वाले इलाके में 2 किलोमीटर का गड्ढा बन जाएगा। क्या होगा? 2 किलोमीटर का गड्ढा बन जाएगा अंदर की तरफ। अब आसपास का जो इलाका है 2 से 4 किलोमीटर का, उस 2 से 4 किलोमीटर के इलाके में आपको पूरी तरीके से ऐसा दिखाई देगा कि बिल्डिंगें पूरी तरीके से टूट गई हैं, कांच फूट गए हैं, और 2-3 किलोमीटर के इलाके में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब कुछ ही सेकंड के अंदर मर जाएंगे। फिर आगे 2 से 8 किलोमीटर के इलाके की बात करें तो आपको ऑरेंज कलर का धुआं ही धुआं दिखाई देगा, यानी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसे कि सूर्य का प्रकाश भी गायब हो जाएगा। सब तरफ आपको सायरन बजते हुए दिखाई देंगे, यानी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो ऑरेंज कलर का धुआं यहाँ से उठेगा। और फिर 4 से 8 और 8 से 12 किलोमीटर के इलाके की बात करें तो जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरीके से हिल जाएगी, जर्जर इमारतें हो जाएगी, कांच पूरी तरीके से उन बिल्डिंगों के फूट जाएंगे। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर से आगे वाला जो इलाका होगा वहां रेडिएशन बड़ा खतरनाक तरीके से फैलेगा, जिससे आप ये मान सकते हैं कि ये आसपास में जितने भी खेती लायक जमीन है वो पूरी तरीके से बर्बाद, पीने का पानी या किसी भी प्रकार का पानी है वो पानी पूरी तरीके से दूषित, यानी पूरी तरीके से पीने लायक नहीं है, खत्म है वो पानी। और इस इलाके में अगर कोई लोग मौजूद हैं तो उनकी आंखों में बुरी तरीके से जलन होगी, बॉडी में यानी कि त्वचा के ऊपर कई प्रकार के जो है छेद होते दिखाई देंगे। हिरोशिमा नागासाकी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस इलाके में बम गिरा था और उस इलाके में अगर कोई लोग मौजूद थे तो उनकी केवल परछाई बची थी। यानी अगर किसी पत्थर के ऊपर आपने पानी डाला हो और वो पानी अगर सूख जाए और उनका कोई निशान बन जाए, इस प्रकार की परछाई छूट गई थी। इतना भयंकर होता है ये परमाणु। तो आप देखिए ये जो परमाणु गिरता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फ्यूजन बम होता है, एटॉमिक बम जो होता है, वो जैसे ही गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, कई सारी बिल्डिंगें खत्म हो जाएगी, एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। आने वाले 6 महीने के अंदर 1 से 2 लाख लोग और मरेंगे। अब आने वाले 6 महीने में क्यों मरेंगे? क्योंकि वो लोग हो जाएंगे विकलांगता के शिकार, कई सारे लोगों को त्वचा रोग संबंधित बीमारियां होगी, कई सारे लोग कैंसर पीड़ित हो जाएंगे, कई सारे लोगों की आंखों में जलन होगी, यानी इनको भयानक तरह की अलग अलग बीमारियां होगी। और आने वाले 6 महीने के अंदर 1 से 1.5 लाख और लोगों की मौत हो जाएगी। जिस इलाके में बम गिरा है उस इलाके के आसपास 5 से 15 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा आने वाले कई वर्षों तक, तो वो पूरी तरीके से विकलांगता का शिकार होगा। यानी अगर हर 5 बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें से हर तीसरा चौथा यानी 3 से 4 बच्चे क्या होंगे, पूरी तरीके से विकलांगता के शिकार हो जाएंगे। तो परमाणु गिराना ऐसा नहीं है कि एक बार गिर गया छोटे से इलाके में नुकसान होगा, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक नुकसान देता रहेगा। इतना भयंकर तबाही मचाता है ये परमाणु का एक प्रकार। अब आपको परमाणु का एक प्रकार समझ में आया। अब हम जानते हैं दूसरा प्रकार जिसे फ्यूजन कहा गया है, यानी जो सेकेंड परमाणु होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बम। परमाणु 2 ही प्रकार के, एटॉमिक बम जो एक बार गिरता है भयानक नुकसान करता है, हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी नुकसान करता है पर सालों साल नुकसान नहीं करता है। कैसे? हाइड्रोजन बम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया की तरफ से दिया गया। ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया का एक प्लेन है जिसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। रशिया ने क्या किया था, अपने एक प्लेन के साथ में इसको क्या किया, एक बम को, ये जो हाइड्रोजन बम है उसको इसके साथ हैंग कर दिया, लटका दिया है ना, उसको यहाँ लटका के उस बम के पीछे की तरफ बांध दिया, क्या, पैराशूट बांधा और इसको काफी ऊंचाई पर लेके गए, काफी ऊंचाई पर ले जाके आर्कटिक वाले इलाके में लेकर चले गए और वहां ले जाने के बाद उस बम को छोड़ा। यानी
ये जो फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहा है इससे इसको छोड़ दिया। पैराशूट क्यों बांधा? ताकि ये वाला जैसे ही गिरेगा तो बड़ी स्पीड से नहीं जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, तब तक ये जो फाइटर जेट है ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा। और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से इसको जैसे ही छोड़ा गया और ये जैसे ही नीचे गिरा यानी धरती के संपर्क में आया, जैसे ये नीचे गिरा और गिरने वाला होता है उसके कुछ ही दूरी पर क्या हुआ, इसने एक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनाया, बड़ा खतरनाक तरीके से गुब्बार उठा और ये गुब्बार जो है लगभग 68 किलोमीटर ऊंचा उठा था। यानी आप देखिए आपके घर से 68 किलोमीटर 68 किलोमीटर की दूरी कितनी है, उतना ऊंचाई तक इसका गुब्बार दिखाई दे रहा था, इतना ये भयानक था। हाइड्रोजन बम ठीक परमाणु की तरह ही नुकसान करता है, पर एक बार में जो नुकसान होना होता है वही होता है। यानी अगर किसी इलाके में इसको गिरा दिया गया, मान लीजिए कि इसको इस वाले इलाके में गिरा दिया गया, तो इस इलाके के आसपास जितना नुकसान करना होगा वो उसी समय करेगा, 1 से 2-3 दिन के अंदर। उससे ज्यादा 6 महीने तक नुकसान नहीं होगा। यानी एक साथ अगर ये 80,000 लोगों को मार रहा है तो 80,000 लोग एक ही साथ खत्म होंगे। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर कोई 1-2 हजार या 10,000 लोगों की मौत भी इस हाइड्रोजन बम की वजह से नहीं होगा। यानी यह इस प्रकार का है हाइड्रोजन बम, जो कि थोड़ा सा हल्का होता है पर नुकसान इसका बड़ा ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप देखिए भारत के परमाणु बम के बारे में। भारत के परमाणु बम की अगर हम बात करें तो हमारे पास में न्यूक्लियर ट्राइड है। ट्राइड यानी तीनों टाइप से भारत अटैक कर सकता है। जमीनीगत स्तर से भारत अटैक कर सकता है, पानी वाले इलाके में भारत अटैक कर सकता है और वायु से भी भारत अटैक कर सकता है। यानी जल थल नभ तीनों इलाके से भारत परमाणु संपन्न है। अगर आने वाले समय में इस पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और इसने अगर एक परमाणु छोड़ दिया, भारत के किसी एक शहर में नुकसान पहुंचा दिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में फिर पाकिस्तान नक्शे में नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, पहले हम यूज नहीं करेंगे और अगर किसी ने यूज कर लिया तो सेकेंड टाइम यूज करने लायक उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा था कि हम किसी उस देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, खास करके परमाणु अटैक नहीं करेंगे जिसके पास ऑलरेडी परमाणु मौजूद नहीं हो। यह स्टेटमेंट भारत का है। पर अभी हाल ही में भारत भी अपने परमाणु को एक्टिव रख रखा है, चाहे भले ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी ही क्यों ना हो। अब आप देखिए भारत की अगर हम जमीनीगत स्तर की बात करें तो जमीनीगत स्तर से परमाणु छोड़ने के लिए हमारे पास में अग्नि मिसाइल मौजूद है और इस अग्नि मिसाइल का पूरा परिवार हमारे पास मौजूद है। यानी अग्नि फर्स्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके और चाइना के बॉर्डर वाले इलाके को निपटने के लिए हमने बनाया। 700 से 900 किलोमीटर की रेंज तक ये क्या कर सकता है, खतरनाक तरीके से हमला करके तबाही मचा सकती है। फिर अग्नि सेकंड बनाई है जो 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। फिर थर्ड हमारे पास में मौजूद है जो 3,500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। फिर 4 हमारे पास मौजूद है जो 4,500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। और फिर अग्नि 5 हमारे पास मौजूद है जो 5,500 किलोमीटर प्लस जो है ये क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। और बाकी अग्नि का आगे का सीरीज अभी भी जारी है, यानी आने वाले समय में हमारे पास अग्नि का और भी परिवार मौजूद होगा। और अग्नि परिवार अगर कहीं गिर गया तो आप समझ सकते हैं शाहीन परिवार को ले डूबेगा। ये शाहीन परिवार क्या है आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत छोड़ सकता है परमाणु हथियार कहाँ से, पानी वाले इलाके से। और पानी वाले इलाके से छोड़ने के लिए हमारे पास में बड़ी खतरनाक परमाणु पनडुब्बी मौजूद है जिसका नाम है INS अरिहंत। ये एक बड़ी खतरनाक है और इस पे जिस प्रकार का परमाणु लगा हुआ है या जो मिसाइलें लगी हुई हैं वो मिसाइल है K4, यानी अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। K4 इसका नाम है। और एक है K15 जिसे हम सागरिका भी कहते हैं, वो मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है। यानी पानी से भी हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। और अगर हम हवा की बात करें कि हवा में कौन कौन सी मिसाइल लेकर जा सकता है यानी भारत हमला कर सकता है, तो हमारे पास में है एयर लॉन्च मिसाइल की अगर हम बात करें तो निर्भया और सूर्या जो हमारे पास में मिसाइल मौजूद है उसके अंदर परमाणु हथियार परमाणु वॉर हेड लेकर कौन जा सकता है,
सुखोई लेकर जा सकता है, राफेल लेकर जा सकता है, जगुआर और इसके अलावा मिराज भी लेकर जा सकता है। यानी 4-4 फाइटर जेट जो है वो परमाणु हथियार लेकर जाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके अलावा भारत तेजस पे भी वर्क कर रहा है कि आने वाले समय में तेजस परमाणु हथियार लेकर जाएगा, क्योंकि केवल वही फाइटर जेट परमाणु हथियार लेकर जाने में संपन्न है जो भारी वजन को उठा सकते हो। तो ये आपको समझ में आया कि पानी से भी और हवा से भी भारत क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब आप जरा देखिए पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास में शाहीन परिवार है पूरा का पूरा। मैंने उसी शाहीन परिवार के बारे में यहाँ बोला था। शाहीन परिवार है जो क्या करता है, परमाणु संपन्न है ना। अगर हम शाहीन फर्स्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बाकी मैं इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अभी 2025 का सितंबर महीने का एग्जाम्पल है। 2025 में सितंबर महीने में पाकिस्तान ने अपनी परमाणु परीक्षण किया, एक बार फिर से टेस्टिंग करी कि भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉर्मली मिसाइल टेस्टिंग था, परमाणु उसके अंदर नहीं भरा था उसने। मिसाइल टेस्ट करने के लिए यह मिसाइल को उठा के लेके चले गए कहां पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में। वहां ले जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की मिसाइल को छोड़ा, ये परीक्षण करते हैं। वो मिसाइल आकर गिर गई कहां पे, पंजाब वाले इलाके में। बलूचिस्तान से मिसाइल आकर गिरी है पंजाब वाले इलाके में, और ऐसे इलाके में आकर गिरी जहां से तकरीबन 100-200 मीटर आगे ही एक रिहायशी गांव मौजूद था। शुक्र मनाओ कि वो मिसाइल उस गांव के अंदर नहीं गिरी, नहीं तो दुनिया में कितनी खिल्ली उड़ती कि भाई साहब पाकिस्तान क्या कर रहा था, परीक्षण कर रहा था, और वो परीक्षण उसके ऊपर भारी पड़ गया और जो गांव वगैरह थे उन गांव के लोगों को मार दिया। हालांकि इससे कुछ लोग घायल हुए भी थे, पर ऐसी इसकी खतरनाक वाली मिसाइलें हैं। इन्हीं मिसाइलों के दम पर ये भारत को धमकी बढ़ता है कि हमसे ना उलझो कि हमारे पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, हम किसी भी समय तुम्हारे शहरों के ऊपर अटैक कर देंगे। ये देखो जरा पाकिस्तान को। शाहीन 2 की अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। हालांकि ये पाकिस्तान से बाहर आना भी पसंद नहीं करती हैं। शाहीन 3 की बात करें तो 2750 किलोमीटर की रेंज है, और पाकिस्तान बोलता है कि दुनिया में हमारा केवल एक ही दुश्मन है और वो है भारत। भारत के अंडमान निकोबार तक इलाके तक जाने वाली मिसाइल होनी चाहिए, ज्यादा रेंज हमको नहीं चाहिए। आगे की बात करें तो आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शाहीन 3 इनके पास में है। बाकी की मिसाइलें कभी ना कभी फ्यूचर में जरूर बनेगी, और कुछ नहीं है। यानी पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर टाइड मौजूद नहीं है। इसके पास में केवल जमीनीगत स्तर से यह हमला कर सकता है और हवाई क्षेत्र से यह हमला कर सकता है। हवाई क्षेत्र से ले जाने वाले फाइटर जेट भी इसके नहीं है। एक तो है इसके पास मिराज और एक है F-16, जिसके माध्यम से क्या करता है, ये हथियार लेकर जाता है। अब हवा में जो हथियार लेकर जाता है ना, उसके लिए ये मिसाइल है जिसका नाम है राड मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी इसको हम कहते हैं। राड मिसाइल जिसे पहले हटव कहा जाता था, और ये हटव वही है, यानी पाकिस्तान दुनिया में पहली बार जब मिसाइल बना रहा था ना, तो उसने पहली मिसाइल हटव ही बनाई थी। ये वही मिसाइल है जिसका नाम बदल के राड इसने कर दिया है ना। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये जितने भी मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब की सब रेंज जो है यही है, लगभग 700 450, और ये तो बिल्कुल कम है, नासिर इसका नाम है। बाकी पाकिस्तान की मिसाइलों में कितना दम है वो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की मिसाइलों के अंदर पानी भरा हुआ है। चाइना के जो साइलो बने हुए हैं उनके अंदर भी पानी बना हुआ है, और चाइना के ही दम पर इसने इस प्रकार का परमाणु बनाया जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकलता है। तो आप जरा इस बात पर अंदाजा लगाइए कि कभी फ्यूचर में युद्ध हो गया तो फिर पाकिस्तान किस प्रकार से हमला करने के लिए आएगा। तीसरी बात, पाकिस्तान के पास में पानी से हमला करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। हालांकि ये बोल रहा है कि हम एक बाबर थर्ड नामक एक नए प्रकार की मिसाइल बना रहे हैं जो हम पानी से पनडुब्बी से लॉन्च करेंगे। हालांकि अभी तक पनडुब्बी भी नहीं पहुंची है। कुछ खबरें ये देखने को मिल रही थी कि भाई चाइना वाले जो हैं हम इनको पनडुब्बी मौजूद कर रहे हैं, दिला रहे हैं, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके पास केवल 2 ही टाइप के हैं परमाणु हथियार, एक तो जमीनीगत स्तर के और एक हवा से हमला करने के लिए। अब आप बताइए कि इन हथियारों के दम पर ये भारत को धमकी देता है कि हम भारत के ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे। बाकी आप जिस प्रकार से जो भी सोचते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।